वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो अपने हिस्टोरियोग्राफी से जो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मॉडर्न इंडिया में जब हिस्ट्री राइटिंग की जरूरत पड़ी तो ब्रिटिशर्स ने, स्पेशली वॉरेन हेस्टिंग ने इसको इनिशिएट किया एंड जो भी यूरोप के ओरिएंटल स्कॉलर्स थे उनको इंडिया बुलाया गया और उनको प्रमोट किया गया टू राइट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ओरिएंटल थॉट के साथ इंडियन हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की। लेकिन 1815 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज बदल गई। अब उनको एक नए मार्केट की जरूरत थी जिसमें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था उसको सेल किया जा सके। एंड हियर कम्स द इंडिया कि उसके बाद इंडिया में देखा गया कि इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है इट इज अराउंड 20-24%। इट मीन्स 20% 24% का मतलब है कि एक बहुत समृद्ध देश जिस पर अगर परमानेंटली कब्जा कर लिया जाए तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेच करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया में ब्रिटिश रूल को परमानेंट बनाने के लिए लोगों के माइंडसेट को चेंज करना था। यहां का जो इंटेलेक्चुअल क्लास इमर्ज हो रहा था उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना था और इस माइंडसेट के साथ एक नया स्कूल इमर्ज हुआ, इंपीरियल स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। जेम्स मिल इसके फादर फिगर माने जाते हैं। तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखने की एक जो मूवमेंट शुरू की जिसमें कि जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, टू जस्टिफाई ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन धीरे धीरे और आफ्टर 1857 जब इंडियंस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज नॉट ऑन सिविलाइजिंग मिशन, इट इज लूटिंग अस एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यहां से धन बाहर जा रहा है, तो उसके बाद हमारे जो नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे उनको लगने लगा कि अरे ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। हम जिसको फादर फिगर समझ रहे थे, जिनको ये समझ रहे थे कि ये व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी लेकर के आ रहे हैं हमें सिविलाइज बनाने, हमें मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, एक्चुअली इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है और इसीलिए हमारे हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट किया गया है। तो एक अंदर से रिटेलिएशन की फीलिंग आई और उसी रिटेलिएशन की फीलिंग के साथ एक नया स्कूल इमर्ज हुआ, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग। तो इसका मतलब है कि यह जो स्कूल था इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि ब्रिटिश रूल के जो भी सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं उसको काउंटर करना। और ऐसे में ब्रिटिश रूल के सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स जो थे वह एंशिएंट से लेकर के और मॉडर्न तक बने हुए थे। ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि इंडिया इटसेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकता, तो इंडिया को कोई ना कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस चाहिए और जब जब इंडिया में फॉरेन इन्फ्लुएंस आया है तब तब इंडिया डेवलप्ड हुआ है। इसीलिए उन्होंने वैदिक कल्चर में भी आर्यन इन्वेशन थ्योरी एंड बाद में फिर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी लेकर के आए। उसके बाद फिर जब भी इंडिया का कोई फेज डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा था, जैसे कुशाना पीरियड में उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि देखो वो माइग्रेटेड होकर के कुशान आए और उन्होंने इंडिया को काफी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर किया, यहां पर मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो उसी तरीके से फिर बाद में इस्लामिक इन्वेशन हुआ और उसके बाद थर्ड अर्बनाइजेशन शुरू हो गया इंडिया में। तो इंडिया में जब जब फॉरेन इंफ्लुएंस हुआ है तब तब इंडिया इकोनॉमिकली आगे बढ़ा है। तो अभी इस टाइम पे ब्रिटिश इंफ्लुएंस आया है, ब्रिटिश रूल आया है, इस बार भी इंडिया अब आगे बढ़ जाएगा इकोनॉमिकली भी एंड सिविलाइजेशनली भी। तो उनके इसी आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के लिए नेशनलिस्टों ने जाकर के एंशिएंट एंड मिडिवल में डिस्कवरी करनी, रिसर्च करनी शुरू की। अब यह कहा जा सकता है कि दोनों का एजेंडा, चाहे वो इंपीरियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग था या इंडियन नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग था, दोनों का एजेंडा पॉलिटिकल था। दोनों, एक इंपीरियल स्कूल वो ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करना चाह रहा था और नेशनलिस्ट स्कूल इंडिया को हाईली डेवलप्ड, सोशली, मोरली, इकोनॉमिकली हर तरह से बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से एक काउंटर रेसिस्टेंस के तौर पर नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट हो गई। अब इसमें कुछ बातें जैसे हमें जान लेने की जरूरत है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जरूर पढ़ा होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी
ही वॉज नॉट हिस्टोरियन, लेकिन इनको बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने एक बार आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल का टाइटल था व्हेन शैल वी राइट आवर ऑन हिस्ट्री। तो और उसके तुरंत जस्ट बाद जब इंटेलेक्चुअल्स 1857 के बाद रिवोल्ट ढूंढ रहे थे, मतलब काउंटर आर्गुमेंट ढूंढ रहे थे, उस दौर में रविंद्रनाथ टैगोर ने, उनको भी आप लोग जरूर जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो इंपीरियल हिस्ट्री राइटिंग थी उसको क्रिटिसाइज एंड बायस कहा। तो इस तरीके से इंडियन रिटेलिएशन स्टार्ट हो गया था 1857 के बाद। और बंकिम चंद्र का यह कहना कि व्हेन शैल वी राइट आवर ऑन हिस्ट्री, यह दिखाता है कि अब इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास यह समझ चुका था कि जो हमें हमारी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, एक्चुअली इट इज नॉट राइट हिस्ट्री, इट इज डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। लेकिन क्योंकि ये हिस्टोरियन नहीं थे, तो इन लोगों ने, जो हिस्टोरियंस थे, उनको यह बात पुश किया कि आप लोग हिस्ट्री लिखो। तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट हुआ 1857 से लेकर के 1900 तक, जिसमें कि जो इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ था, साइंस पढ़ा हुआ था, और उसने फिर मेडिकल में कोशिश कर रहा था, और उसने अपनी फील्ड को छोड़ करके और हिस्ट्री राइटिंग में काम करना शुरू कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि रीस्टोर नेशनल प्राइड। जो हमारा नेशनल प्राइड है उसको क्या करना? रीस्टोर करना। क्योंकि हमारी नेशनल प्राइड को इंपीरियल स्कूल ने क्या कह दिया? जेम्स मिल ने कहा कि इंडिया का एंशिएंट एंड इंडिया का जो मिडेवल हिस्ट्री है वह कूड़ा कचरा है, वह कुछ है ही नहीं, वह सिर्फ सपेरों और लुटेरों का देश है। उसी तरीके से लॉर्ड मैकाले जब आता है, तो वो जब मैकाले मैन्यूट लेकर के आता है, तो उसमें कहता है कि जो यूरोप की लाइब्रेरी में एक सेल्फ है, उसमें जितना नॉलेज है उतना नॉलेज पूरे इंडियन एंड अरबियन रीजन के पूरे नॉलेज सिस्टम को अगर शामिल कर दिया जाए तो उससे भी ज्यादा है। तो इस तरीके से जो एंशिएंट एंड मिडेवल हिस्ट्री को लेकर के इतना दबाया गया था कि ये कुछ भी कूड़ा करकट है, उसी को असर्ट करके एक नेशनल प्राइड के साथ इंडियन हिस्ट्री, काउंटर इंडियन हिस्ट्री लिखने की शुरुआत हो गई। साथ ही यहां पर एक दूसरा ऑब्जेक्टिव यह भी था कि जो हमारी नेशनल यूनिटी है, पूरे देश को एक किया जाए। तो पूरे देश को एक करने के लिए क्या चाहिए? अपनी एक यूनिफाइड, एक यूनाइट हिस्ट्री दिखानी होगी कि हम सभी हिस्टोरिकली एक थे, सो दैट हम एक पूरी इस बड़ी सी अंपायर को पॉलिटिकली काउंटर कर सकेंगे। तो इसीलिए यह भी एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम पूरे प्लानिंग के साथ हिस्ट्री लिख रहे थे कि हिस्ट्री राइटिंग में भी पूरे रीजनल लीडर तक को, सबको शामिल करके और यह दिखाने की कोशिश हो कि हम हिस्टोरिकली क्या थे? एक थे, और कॉलोनियल नैरेटिव को काउंटर करना था। जो इनिशियली हमारा हिस्ट्री राइटिंग डेवलप हुआ, नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग, वो मेनली एंशिएंट एंड मिडेवल में ही हुआ, मॉडर्न में वो नहीं हुआ। मतलब जो हमारे स्टार्टिंग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने मॉडर्न इंडिया की राइटिंग नहीं लिखी। एंड इसके पीछे दो रीजन था। पहला था कि उनको एक जॉब का रिस्क था, क्योंकि वो किसी न किसी इंडियन यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में पढ़ा रहे थे, और वो कॉलेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। तो उनको लगता था कि अगर हम मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री लिखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखना पड़ेगा, और ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें हमारे नौकरी से भी हटा सकती है। तो इसीलिए डायरेक्टली
मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री नहीं लिख करके और एंशियंट एंड मिडिएवल में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस नैरेटिव सेट कर रहे थे उसको ये काउंटर कर रहे थे, ताकि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल्स के साथ हमारा कंफ्लिक्ट नहीं हो, हमारी जॉब बची रहे, हमारी नौकरी बची रहे। और दूसरा था लाइफ रिस्क। इन्हें यह भी पता था कि अगर खुल करके सामने आ जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो सकता है हमें मरवा भी दे। तीसरा कारण था कि इनके दिमाग में एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया था, यूरोपियन माइंडसेट सेट कर दिया गया था, एंड दैट वाज कि साइंटिफिक हिस्ट्री शुड नॉट डील विथ कंटेम्पररी पीरियड। क्या था कि जो साइंटिफिक हिस्ट्री होती है, साइंटिफिक हिस्ट्री वह शुड नॉट डील विथ कंटेम्पररी पीरियड। तो इसीलिए जो इनिशियली नेशनलिस्ट स्कॉलर्स आए, जैसे आरजी भंडारकर, आरसी दत्त, केपी जायसवाल जैसे लोग, या एच राय चौधरी जैसे लोग, इन लोगों ने मॉडर्न इंडिया की राइटिंग नहीं की, बल्कि एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया की हिस्ट्री राइटिंग शुरू की। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि ब्रिटिश जो नैरेटिव है उसको काउंटर करना, एंड प्लानिंग भी थी, लेकिन मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश रूल को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है आरजी भंडारकर जी का। आरजी भंडारकर दादा भाई नौरोजी एंड आरसी दत्त जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने एक माहौल क्रिएट कर दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इंट्रोड्यूस करके, कि ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं। तो इसीलिए यूरोपियन नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हिस्ट्री राइटिंग के लिए एक माहौल ओपन हो गया था। और उसी दौर में आरजी भंडारकर, आप इनके बारे में पढ़े होंगे, आप लोगों ने प्रार्थना समाज पढ़ा होगा। इट वॉज स्टार्टेड बाई केशव चंद्र सेन एंड आरजी भंडारकर। ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ विडोहुड एंड प्राइम सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज। इन्होंने एक्चुअली अपनी बेटी का विडो रीमैरिज करवा दिया था। इनकी बेटी विधवा हो गई, उन्होंने उनका फिर से विवाह करवाया। तो ही वॉज सोशल रिफॉर्मर एक्चुअली। लेकिन किसके शिष्य थे? दादा भाई नौरोजी के डिसाइपल थे, शिष्य थे। तो दादा भाई नौरोजी ने इनको पुश किया कि सोशल सर्विस करते करते हिस्ट्री में भी कुछ काम कर लो। तो इस तरीके से केशव चंद्र सेन के साथ मिले, इन्होंने सोशल सर्विस किया एंड अपना एक इंस्टीट्यूट डेवलप करवाया पुणे में, आरजी भंडारकर इंस्टीट्यूट। आरजी, हालांकि ये बाद में बना था, नाम ये बाद में आया था, गवर्नमेंट ने नाम दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया हिस्ट्री राइटिंग के लिए, और वहीं से मॉडर्न इंडिया में इंडियंस के द्वारा हिस्ट्री राइटिंग शुरू हो गई। इन्होंने जो पहली बुक लिखी, उस बुक का नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। अब ये क्या लिख रहे हैं? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। क्यों लिख रहे हैं आप लोगों को क्लियर हो गया। इन्होंने देखा कि जो यूरोपियन हिस्ट्री लिख रहे हैं वो मेनली नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में भी वो इंपरर्स की हिस्ट्री लिख रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री लिख रहे हैं। ऑल्दो ही वाज आल्सो राइटिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री, बट नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ओनली। ही फोकस्ड ऑन डेक्कन। तो वहां पर जो चालुक्य, राष्ट्रकूटा, ऐसे जो एम्पायर्स हुए थे, सातवाहन, उनकी हिस्ट्री पहली बार सिंक्रोनाइज हिस्ट्री लिखी आरजी भंडारकर जी ने। और तब हम अजंता एलोरा की जो महान उपलब्धियां थी उनसे भी परिचित होने लगे, और इस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कि
लोकल लेवल पर हुआ था उससे परिचित हुए हैं, उसके साथ साथ जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इनका डेवलपमेंट था उससे भी परिचित होने लगे। फिर इन्होंने एक और बुक लिखी, पीप इनटू द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। बुक का नाम था पीप इनटू द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें इन्होंने पूरे भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी। देखो पहले में ये क्या कर रहे हैं, डेक्कन की हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो सिर्फ डेक्कन की हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं बल्कि इन्होंने पूरे इंडिया की हिस्ट्री भी लिखी। एक बार डेक्कन की हिस्ट्री लिखी ताकि जो रीजनल लीडर्स हैं, जो रीजनली हमारा हिस्ट्री है वह भी नेशनल हिस्ट्री के साथ अलाइंड हो जाए। तो लोकल कहानियां और जो पूरे ऑल इंडिया की कहानियां हैं दोनों एक साथ मिल जाए ताकि लोगों में एक होने की फीलिंग आए। इनको ब्रिज फिगर माना जाता है। जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे यूरोप के और इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच का ब्रिज फिगर माना जाता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के स्टूडेंट थे। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में रहा करते थे, तो इसलिए ये भी वहां के इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिला करते थे। उसके बाद जो दूसरे स्कॉलर्स थे वो थे R.C. दत्त। इनके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। बिल्कुल, अगर किसी को मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो उन्होंने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने एक बुक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उनके साथ मिलकर के R.C. दत्त उन्हीं के टाइम में इन्होंने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड दे बोथ क्रिटिसाइज्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। तो इंडिया से जो धन इंग्लैंड की ओर जा रहा था उसको क्रिटिसाइज करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसके लिए इन्होंने जो बुक लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इनकी पहली बुक क्या थी, हालांकि पहली बुक कोई और थी लेकिन सेकंड बुक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसी में उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पूरे एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न टाइम तक का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दिखा दिया और बताया कि कैसे एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक पूरे वर्ल्ड का ट्रेड इंडिया सेंट्रिक था। इंडिया पूरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर हुआ करता था, और पहली बार ब्रिटिश रूल में यह सिस्टम चेंज हुआ है और यह डायरेक्शन चेंज हुआ है। नहीं तो पूरे दुनिया का जो ग्लोबल वेल्थ था वह इंडिया की ओर आ रहा था। पहली बार पूरे एंशिएंट एंड मिडिवल के बाद मॉडर्न टाइम में पहली बार ब्रिटिश रूल में इंडिया से वेल्थ बाहर जा रहा है। तो ये जो एक मैथोलॉजी थी कि हम इंग्लैंड से आए हुए हैं, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के साथ तुम्हें क्या करने, सिविलाइज्ड बनाने, तुम्हें इकोनॉमिकली डेवलप्ड बनाने, उस मिथ को R.C. दत्त ने ब्रेक किया। उसके बाद इन्होंने जो पहली बुक लिखी थी वह पहली बुक द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया, सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, और इसमें इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को दिखाया कि हमारी सिविलाइजेशन फ्रॉम वैदिक एज टू मॉडर्न एज हम कितने सिविलाइज्ड थे और ब्रिटिशर्स हमसे कितने पीछे थे। हम पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन के फाउंडर फादर थे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश प्रोपेगेंडा था उसको काउंटर बस्ट करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द मैन who linked history with economic nationalization। जो इकोनॉमिकल नेशनलाइजेशन का मॉडल लेकर के कांग्रेस ने पूरे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उस इकोनॉमिकल नेशनलाइजेशन का आधार इन्होंने ही रखा था, R.C. दत्त ने। तो दादा भाई नौरोजी एंड R.C. दत्त इन्होंने मिलकर के इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन का बेस रखा और उसको इन्होंने हिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया। तो इंडियंस यह समझने में सफल हुए, जो एडुकेटेड इंडियंस थे, कि हमारा हिस्ट्री ब्राइट था
मॉडर्न उसके अगेंस्ट है। ऑल्दो ही डिडंट क्रिटिसाइज डायरेक्टली ब्रिटिश रूल, लेकिन इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया। जो अगले स्कॉलर हैं, इनको नेशनलिस्ट स्कूल में एक कहा जाता है ना सबसे बड़ा, जैसे मौर्यन इंपायर वॉज अ ग्रेट इंपायर, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ फाउंडर नहीं थे, बल्कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मौर्यन इंपायर। सम्राट अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, लेकिन वो ग्रेटनेस चंद्रगुप्त मौर्य के कंपेयर में तो नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अगर थे तभी अशोक हो पाए। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते तो अशोक नहीं होते। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा इंपायर नहीं बनाया होता तो सम्राट अशोक कोई भी पॉलिसी के लिए जाने ही नहीं जाते। तो उसी तरीके से यह है के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल, इनको माना जाता है, कहते हैं ना झंडा लेके चलने वाला आगे आगे। तो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग का झंडा आगे आगे सबसे आगे लेकर के चलने वाले ब्रिटिश रूल में यही थे। इन्होंने एक बुक लिखी और बड़ा फेमस बुक है हिंदू पॉलिटी। ये एक हिस्ट्री की बुक है और हिंदू पॉलिटी, पूरी इस बुक का नाम थोड़ा लंबा सा है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। लिख ही देता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, ये बुक है पूरी। तो इस बुक में इन्होंने पहली बार यह प्रूव किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक नैरेटिव चलाया था कि इंडियंस में एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम में जो इंडियंस थे उनमें कोई भी पॉलिटिकल एक विल होता है वो नहीं था, वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं थे। उसको काउंटर करने में इन्होंने, के.पी. जायसवाल ने इस बुक से ब्रिटिश नैरेटिव को काउंटर किया कि नहीं, हमारे अंदर क्या था, पॉलिटिकल विल था। हमारे यहां जो एंशिएंट रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करते थे, डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक नहीं थे। तो इस तरीके से इन्होंने प्रूव किया कि पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में कोई भी एक ऐसा किंग नहीं है जो कि अपनी बर्बरता, क्रूरता के लिए फेमस रहा हो। देयर वाज नो सिंगल रूलर। अगर किसी ने कहीं पर आक्रमण किया, क्योंकि हम सम्राट अशोक को जानते हैं, ही अटैक्ड ऑन कलिंगा, एंड कलिंग पर अटैक करने के बाद उन्होंने क्या किया, जब देखा कलिंग के बाद कोई वॉर नहीं लड़ा, लेकिन कलिंग पर अटैक किया तो इसका मतलब कलिंग के लोगों पर अटैक नहीं किया। वॉर कहां हुई, दोनों आर्मी के बीच। तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में इन्होंने प्रूव किया कि हमारे यहां जो रूलर्स होते थे वो ऑटोक्रेटिक और प्लेजर ओरिएंटेड नहीं होते थे। देवर रूल बेस एंड पीपल सेंट्रिक रूलर। और इसके लिए जो उनके पास जो सभा होती थी वह सभा बहुत पावरफुल होती थी और राजा उस सभा का रिस्पेक्ट करता था। तो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द किंग्स वर नॉट टू गेट मैक्सिमम प्लेजर फ्रॉम दियर एम्पायर बट टू सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इसके लिए इन्होंने दिखाया कि कुछ कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस खोजे इन्होंने, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख, ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें कि दिखाया गया कि राजा खुद जहां पर अकाल पड़ा है वहां पर वेलफेयर कर रहा है, वहां पर जाकर के काम करवा रहा है। फिर इसी टाइम में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिल गए जिसमें कि राजा क्या कर रहा है, दान कर रहा है, राजा नहरें बनवा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रूव किया कि हमारे जो किंग्स थे वो तुम्हारे किंग की तरह नहीं थे। हमारे किंग कभी भी डेस्पोटिक नहीं थे, दे सिक्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इसको इन्होंने फिर रेफरेंस दिखाया कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी एक
स्टेटमेंट है, एक लाइन है, श्लोक है कि प्रजा सुखे सुखे राज्ञः, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, और यह पूरे एंशिएंट टाइम में वैलिड रहा है, मतलब माना गया है। इन्होंने पहली बार यह दिखाया कि सिर्फ जो किंगशिप थी वही नहीं, बल्कि हमारे यहां इट वॉज इंडिया which had the first republican state of the ancient world. First republican state of the ancient world. और उसमें इन्होंने दिखाया कि हमारे यहां गणस एंड संघास, जिसमें इन्होंने दिखाया कि लिच्छवी, बज्जी, वैशाली, मल्ल, पंचाल, कंपिल्य, ऐसे कुछ क्या थे, रिपब्लिकन स्टेट्स थे, जिनके की जो रूलर होते थे वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते थे, वो बाय बर्थ रूलर नहीं बनते थे, राजा के बेटे राजा नहीं बनते थे। तो एक ऐसा सिस्टम एंशिएंट इंडिया में डेवलप था जिसमें कि इंडियंस ने जो रूलर था उसको भी सिलेक्ट करने का सिस्टम डेवलप कर रखा था। तो जो हेड ऑफ स्टेट था इट वाज नॉट बाय बर्थ बट सेलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट, जो आज हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, वह एंशिएंट इंडिया में था। इसको दिखा करके इन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि एंशिएंट इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था यह पूरे वर्ल्ड में उतना बढ़िया पॉलिटिकल सिस्टम कहीं नहीं था। इन्होंने एक्चुअली ये मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे, लेकिन जब देखा कि हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल को या ब्रिटिश नैरेटिव को, इंपीरियल नैरेटिव को काउंटर करने की आवश्यकता है, तो मैथमेटिक्स छोड़ करके हिस्ट्री में काम करने लगे। और न्यूमिस्मैटिक्स में, एक्चुअली लॉयर भी थे, ये बहुत बड़े लॉयर थे, न्यूमिस्मैटिक्स में मतलब सिक्कों के अध्ययन में इन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की। And he discovered many Mauryans and Gupta's coins. And by discovering that he proved कि जो एंशिएंट इंडिया में रूलर्स थे वो इकोनॉमी पर इतना ध्यान दे रहे थे कि वो बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करके, पूरी नहीं लेकिन बार्टर सिस्टम के साथ साथ मॉनेटरी सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे थे। और यह मौर्यन एज से ही शुरू हो गया था। ही वॉज द मैन हु डिस्कवर्ड। तो मौर्यन सिक्के और गुप्ता एज के सिक्के डिस्कवर करके इन्होंने यह प्रूव किया कि हमारे जो किंग्स होते थे वो इकोनॉमी को, एंशिएंट जो रूलर्स होते थे वो इकोनॉमी पर कितना ध्यान देते थे। ठीक है, तो इसीलिए एक्चुअली आप लोगों ने जब रामधारी सिंह दिनकर ने, राष्ट्रकवि जी हैं वो, उन्होंने एक बुक लिखी है, अगर कभी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो, संस्कृति के 4 अध्याय, और वो इंडियन हिस्ट्री बुक है। पूरे 4 अध्याय में पूरे इंडियन हिस्ट्री को लिखा गया है, एंशिएंट, मिडेवल, और मिडेवल एंशिएंट को भी उन्होंने दिखाया है, और एक बार मिडेवल को दिखाया है, फिर मॉडर्न ब्रिटिश रूल, और उसके बाद का इंडिया। तो 4 अध्याय में पूरे हिस्ट्री लिखी है। तो उनके ये गुरु हुआ करते थे के.पी. जायसवाल। ही वॉज द गुरु ऑफ रामधारी सिंह दिनकर एंड ही टॉट हिम हिस्ट्री, कि भाई हिस्ट्री जान लो और जब भी जरूरत पड़ेगी तो लिखना। तो रामधारी सिंह दिनकर जो अपनी कविताओं के लिए फेमस थे, कर्ण की चाहे रश्मिरथी हो या फिर उर्वशी हो, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृति के 4 अध्याय लिख करके उन्होंने यह दिखा दिया कि उनके पास हिस्ट्री का भी ज्ञान है और वो उनके गुरु के साथ सानिध्य से डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया इन्होंने पूरे एंशिएंट, पूरे उस एज में, कि जो ब्रिटिश या यूरोपियन नैरेटिव है उसको काउंटर किया जा सके। उसके बाद जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आए वो थे H.C. राय चौधरी, एक्चुअली बंगाल के हैं तो चौधरी लिखते हैं लोग। तो H.C. राय चौधरी जी ने एक फेमस किताब लिखी थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब आप लोगों को एक बात हमेशा समझने की जरूरत है कि ये जो हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो हमारे इनिशियल
नेशनलिस्ट स्कॉलर्स आए, उन्होंने मैक्सिमम पॉलिटिकल हिस्ट्री पर फोकस किया। देयर आर वेरी फ्यू लाइक केपी जयसवाल टाइप, जिनको कि इकोनॉमिक पर जो बहुत अच्छा काम कर सके। लेकिन एच राय चौधरी जी को नाम किस लिए लिया जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार सिक्वेंशियल हिस्ट्री लिखी, पहली बार पूरा सीक्वेंस तैयार किया कि इस काल के बाद यह काल आया, इस काल में इस रूलर के बाद यह रूलर आए, यह रूलर आए। ये पूरा सीक्वेंसिंग करने का काम एच राय चौधरी जी ने किया था। तो ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन, जिसके माध्यम से हम समझ पाए कि इस राजा के बाद इस राजा का टाइम आया। ठीक है, देन कम्स द ग्रेट जी.एस. सरदेसाई। जी.एस. सरदेसाई जी का रोल बहुत बड़ा है। जी.एस. सरदेसाई महाराष्ट्र से थे, तो आप लोग समझ ही सकते हैं, महाराष्ट्र से थे तो थोड़ा सा मराठी सेंटिमेंट इनके अंतर्गत था। और वहां पर इन्होंने एक बुक लिखी, न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा। एंड इन दैट बुक इन्होंने शिवाजी को एक नेशनल हीरो के रूप में रिप्रेजेंट किया। शिवाजी को क्या बना दिया? नेशनल हीरो। और इन्होंने दिखाया कि जो हिंद स्वराज का कंसेप्ट है वह पूरे इंडिया को एक करके एक यूनिफाइड इंडिया बनाने का कंसेप्ट है। तो इस तरीके से शिवाजी को इससे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या रिप्रेजेंट किया था? अ लोकल और रीजनल लीडर, जिसको काउंटर करके सरदेसाई जी ने शिवाजी को क्या बना दिया? नेशनल लीडर। तो यहीं से जो रीजनल हिस्ट्री थी वह नेशनल हिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट होना शुरू हो गई और स्थानीय लोगों को एक करने की एक पूरी जो मुहिम थी हिस्ट्री में वह आगे बढ़ गई। और तब आते हैं बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल सर जादूनाथ सरकार। सर जादूनाथ सरकार के लिए कहा जाता था कि उस एज में इनसे अच्छा मिडिवल हिस्ट्री किसी को नहीं आता था। एंड बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ पर्शियन टेक्स्ट, इन्हें पर्शियन लैंग्वेज पर इतना कमांड था कि बहुत अच्छे तरीके से उसको जो भी उस पर्शियन स्कॉलर्स ने लिखा था सल्तनत एज के, इसामी, बर्नी जैसे, बदायूनी जैसे और मुगल एज के, उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रांसलेट कर लिया क्योंकि इनकी इतनी एक्सपर्टीज थी। और इसीलिए इन्होंने मुगल एज एंड मराठाओं के बारे में बहुत डीप रिसर्च करके लिखा। तो इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब की हिस्ट्री लिखने के लिए क्या होना चाहिए? औरंगजेब की जो फतवा आलमगीरी है, जो उसका थॉट था, उसको समझना बहुत जरूरी था कि वो कैसा माइंड से कैसा रूलर था, और वो समझने के लिए पर्शियन आना जरूरी था। तो इनके पास वो जो पर्शियन की एक्सपर्टीज थी वो फाइनली काम आ गई। फिर इन्होंने एक और फेमस बुक लिखी, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ और इसमें औरंगजेब का रोल कितना था, इकोनॉमी का रोल कितना था, पहली बार इंडियन स्कॉलर ने अपने से लिखना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने शिवाजी के बारे में एक थर्ड बुक लिखी, शिवाजी एंड हिज टाइम्स। शिवाजी एंड हिज टाइम्स। और इसमें इन्होंने बताया कि शिवाजी वॉज नॉट अ लोकल लीडर,
ही वॉज हैविंग अ ग्रेट विजन, जो एस सी सरदेसाई जी ने शुरू किया था, जी सरदेसाई जी ने, वो नैरेटिव को इन्होंने आगे बढ़ाया और शिवाजी को नेशनल लीडर के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अभी भी हमारे यहां साउथ इंडिया की हिस्ट्री, हम डेक्कन तक तो पहुंच गए थे, नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री खूब लिखी गई थी, लेकिन साउथ इंडिया की हिस्ट्री अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी गई थी। एंड देन कम्स द ग्रेट हिस्टोरियन पंडित के ए नीलकंठ शास्त्री। के ए नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने दो बुक लिखी। एक पहली बुक लिखी द चोलास, द चोलास, और द चोला बुक लिख करके इन्होंने यह प्रूव किया कि जो इंडियंस थे वो क्या थे, मैरीटाइम एक्सपर्ट थे। मतलब ही प्रूव दैट एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट इंडियन रूलर्स वर हैविंग ग्रेट नेवी एंड इंडियंस, क्योंकि आज तक अभी तक एक नैरेटिव बहुत बेचा जाता है कि इंडियंस ने कभी इस बाउंड्री के बाहर जाकर के कोई इंपीरियल इनिशिएटिव नहीं किया, उस मिथ को भी इन्होंने ब्रेक किया। एंड ही प्रूव दैट चोलास, द ग्रेट चोला रूलर्स कॉन्कर्ड साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका एंड मालदीव। एंड जो द ग्रेट शैलेंद्रा एम्पायर हुआ करता था साउथ ईस्ट एशिया में, उसको पूरा कंट्रोल कर लिया चोल रूलर्स ने। यह डॉक्टर शास्त्री जी ने प्रूव किया। और इसके बाद यह बात एक माइथ के रूप में, जो मिथ बनी हुई थी कि इंडियन रूलर्स अपनी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इससे बाहर जाकर के एम्पायर विस्तार नहीं करते थे, इस मिथ को इन्होंने बस्ट किया। नो, we had imperial traditions, we had imperial traditions also। हम जाकर के दुनिया जीतने के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन फिर भी बहुत कम रूलर हुए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर गए। इसका कारण भी इन्होंने बताया। द रीजन वॉज द ग्रेट डाइवर्स बाउंड्री ऑफ दैट सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट का एरिया इतना बड़ा था कि इसी को जीतने में बहुत टाइम लग जाता था। चाहे वो द ग्रेट मौर्यन एम्पायर हुए, या द ग्रेट समुद्रगुप्त हुए, या फिर द ग्रेट चोलर एम्पायर हुए, इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीतने में ही इतना टाइम लग जाता था कि इनका टाइम खत्म हो जाता था और फिर उसके बाद नए रीजन में जाने का टाइम ही बचता था। लेकिन द चोलास, द ग्रेट चोलास के पास वो टाइम था। और चाहे वो राजराज चोल हो, राजेंद्र चोल हो या राजराज चोल हो, इन दोनों ने एक इनिशिएटिव बनाया और इनिशिएटिव बना करके पहले आधा श्रीलंका जीता, फिर पूरा श्रीलंका जीता, फिर साउथ ईस्ट एशिया पूरा जीत लिया। तो ये जो मिथ था इसको इन्होंने बस्ट किया। और उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिख करके इन्होंने उस रीजन में चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवा, इन सब की हिस्ट्री लिखनी शुरू की। तो इसके साथ ही पहली बार हम साउथ इंडिया के हिस्ट्री से भी अवेयर हुए, अपडेट हुए। ठीक है। तब उसके बाद जो हमारे यहां हिस्ट्री क्लास आगे बढ़ती है, उसमें जो नेशनलिस्ट स्कूल है उसके पैरामाउंट आर.सी. मजूमदार जी, इनका उदय होता है। द ग्रेट आर.सी. मजूमदार, इनके बारे में हम सभी जानते हैं कि इन्होंने एक वॉल्यूम लिखी, मतलब 11 बुक लिखे, और वो भी इतना मोटा मोटा 11 बुक। और वो 11 बुक में लिखा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। और इन्होंने 11 वॉल्यूम में लिखा इसको,
मतलब 11 बुक्स लिखे और पूरे एंशिएंट से लेकर के और मॉडर्न टाइम तक की हिस्ट्री लिखती। और इतनी रिसर्च हिस्ट्री थी कि उसमें बहुत ही डीप काम किया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे माइथ को इन्होंने बस्ट किया। एक बार जब हम आजाद हो गए थे तो इन 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि हम अपना जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसकी भी हिस्ट्री लिखवाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी एंड ही वाज हेडेड द कमिटी। लेकिन जो उस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके साथ इनके कुछ कन्फ्लिक्ट हो गए एंड ही लेफ्ट द प्रोजेक्ट। और वो फिर प्रोजेक्ट वहां पर खत्म हो गया और बाद में फिर वो प्रोजेक्ट ताराचंद जी को दे दिया गया। ही वॉज द क्लोज अलाय ऑफ पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू के क्लोज मित्र थे, उनको वह प्रोजेक्ट दे दिया गया। तो ताराचंद जी ने वो हिस्ट्री लिखी, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। लेकिन आरसी मजूमदार जी ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने से इंडिपेंडेंट रूप से हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया एक नई सीरीज लिखी, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। और ये भी इन्होंने 3 वॉल्यूम में लिखी, 3 बड़ी बड़ी बुक लिखी और 3 बड़े बड़े बुक्स लिख करके और पूरे फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री लिख दिया। एक्चुअली जो कन्फ्लिक्ट था इनका डॉक्टर कलाम के साथ, मौलाना कलाम के साथ, वो था 1857 के रिवोल्ट को लेकर के और जो हिंदू मुस्लिम ज्वाइंट नैरेटिव थे इसको लेकर के। ये कह रहे थे कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 was not the first, neither the first nor the freedom struggle। और मौलाना उसको कह रहे थे कि वो उसको आप प्रूव करिए कि वो पहला था और वो फ्रीडम मूवमेंट था। इन्होंने कहा नहीं, जो उस समय लड़ रहे थे उनमें फ्रीडम मूवमेंट की फीलिंग नहीं थी। एंड इनका ओपिनियन था कि जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है हमारा, वो स्वदेशी मूवमेंट के साथ इन 1905 इसके साथ शुरू होता है। इससे पहले जो भी स्ट्रगल्स हुए वो रीजनल स्ट्रगल्स थे और रीजनल ऑब्जेक्टिव के साथ थे, उसमें नेशनलिज्म नहीं था। इनका ओपिनियन ऐसा था। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहां जो एक कंपोजिट कल्चर का कंसेप्ट है, हिंदू मुस्लिम कंपोजिट कल्चर का, वह प्रॉपर कभी नहीं था। इसीलिए इंडिया जब हम आजाद हो रहे थे तो उसके साथ साथ डिवाइड भी हो रहे थे, क्योंकि हम कभी साथ में रहना सीखे ही नहीं थे। जबकि मौलाना इनसे कह रहे थे कि आप एक ऐसा नैरेटिव, आप ऐसे हिस्ट्री लिखिए जिसमें कि यह दिखाइए कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह करके और उन्होंने साथ साथ लड़ाई लड़ी है और फ्रीडम स्ट्रगल हमने वॉर जीता है। तो इन सब मुद्दों पे इनका कन्फ्लिक्ट हुआ एंड इन्होंने सेपरेटली 3 वॉल्यूम ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिख दी। तो इस तरीके से हमने जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री आई थी उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में मार्क्सिस्ट स्कूल को देखने वाले हैं और इस तरीके से हम पूरे हिस्ट्रियोग्राफी को समझने वाले हैं। अगर आप हिस्ट्री के जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो आप इस सीरीज को अगर नहीं देख रहे हैं तो यू आर मिसिंग द ग्रेट थिंग्स। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसा जो इनिशिएटिव, ऐसा जो नॉलेज है ये आप तक पहुंच सके और आप हिस्ट्री के कंसेप्ट को समझ सके, हिस्टोरियोग्राफी को समझ सके। चलिए आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।